हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिंदी में वर्णमाला चैप्टर है जो है वो कल कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। बहुत ही थोड़ा लंबा चैप्टर था, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है, जो आज का चैप्टर है वो है हमारा संधि, क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। अगर हम सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो सभी बच्चों को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। आज हम करेंगे संधि। संधि का टॉपिक लगभग हम आज कर ही लेंगे, नहीं तो 1 से 2 क्लास उसमें और वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे कॉपी और नोटबुक लेकर तैयार होंगे और मेरे साथ जो नया चैप्टर है उसका नाम डालेंगे संधि। ठीक है बच्चों? तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा संधि। तो सभी बच्चे कॉपी और नोटबुक लेकर सभी बच्चे तैयार होंगे और मेरे साथ जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा उन सारी कंडीशंस को लिखेंगे। अब बात संधि की, ये संधि क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या इसकी कंडीशंस होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो उस सब को हम आपको बताएंगे कि क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है और क्या क्या इसकी कंडीशंस होती है, जो कि हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अब बात आती है इसके शाब्दिक अर्थ की। नंबर 1 पर जो बात आती है वो आती है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों? तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत ही आसान। तो सभी बच्चे नंबर 1 पर पॉइंट डालेंगे शाब्दिक अर्थ। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल योग, मेल या योग या सलाह या समझौता। ठीक है बच्चों? तो आप सभी को पता है इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपका लिखवाया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सलाह या समझौता। तो इसी के साथ सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हमारे से क्वेश्चंस में पूछे जाता है। तो सभी बच्चों को जो भी यहाँ पे लिखवाऊंगा मैं, उसको सभी बच्चे तुरंत के तुरंत कॉपी में नोट डाउन करेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको दोबारा अपने नोट्स में नोट कर लेगा। तो अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है और क्या क्या इसमें कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो जो नंबर 2 पर पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे हम भाई बच्चों, वो डालेंगे परिभाषा। ठीक है बच्चों? तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में जो सेकंड पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे इसकी परिभाषा। क्या इसकी परिभाषा होती है? तो इसकी परिभाषा में सभी बच्चे लिखेंगे दो पुराने, ठीक है बच्चों, दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती, दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल को नए शब्द की रचना करना ही संधि कहलाता है। तो बात यह है, दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा नए शब्द की रचना करना संधि कहलाता है। तो कहने वाली बात यह है, कुछ भी इसमें उसने नई बात नहीं लिखवाई है। इसमें उसने लिखवाया है कि जो हमारे दो पुराने शब्द होते हैं या दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा नए शब्द की रचना करना ही संधि कहलाता है। जैसे हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम भाव, भावार्थ,
और जब हम इसकी संधि करते हैं यानी जब हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, तो मुझे पता है एक तो तोड़ते हैं भाव में, प्लस यानी धन अर्थ में। भाव का अर्थ होता है भाव और अर्थ का मतलब होता है अर्थ। ठीक है बच्चों, यानी कहने वाली बात यह है संधि जब भी हम किसी शब्द की करेंगे उसको हम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनका अर्थ कुछ ना कुछ हो, चाहे उसका अर्थ कोई भी हो लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मुझे पता है यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन में से आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो जो हमारा यहाँ पर उत्पन्न हुआ शब्द वो बन गया बड़ा, और इसी के कारण ये आ गया जिससे हमारा शब्द बन गया भाव धन अर्थ से भावार्थ। तो बताने वाली बात ये थी कि जब भी हम कोई शब्द लेते हैं और उसकी संधि करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं या उसका योग करते हैं, तो करना क्या है, ऐसे उसके योग करना है कि उनके दोनों ही शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ लिख ले। जो हमने जिन शब्दों की हमने अर्थ किया, जैसे हमने अर्थ लिया था भावार्थ, भावार्थ की जब मैंने संधि की, एक तो शब्द लिया मैंने भाव और दूसरा लिया अर्थ, तो भाव का भी अर्थ होता है और अर्थ का भी अर्थ होता है। तो इसमें जो दूसरी कंडीशंस है वो क्या होगी उसको अब और देखेंगे कि इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। तो सभी बच्चे नंबर 2 कंडीशन डालेंगे कि इसमें नंबर 2 कंडीशन वो हमसे क्या कहता है, नए शब्द का, सभी बच्चे लिखेंगे नए शब्द का अर्थ, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के, पुराने शब्दों के अनुसार रखना, ये भी हमारा संधि कहलाता है। अब नंबर 3 पॉइंट आता है कि नंबर 3 पॉइंट क्या आता है। तो सभी बच्चों को बोर्ड पर ये दिखाई दे रहा होगा, अगर कुछ कट रहा होगा तो सभी बच्चे मुझे बता देंगे। तो जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है नए शब्द की संरचना को छोटा करना, मतलब नए शब्द की संरचना को छोटा करना संधि कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब नंबर 4 पॉइंट आता है कि उसके नंबर 4 पर क्या पॉइंट और में बताता है क्या उसकी नंबर 4 कंडीशंस है, उसको भी सभी बच्चे देख लेंगे। ये हो गई कंडीशन नंबर 1, ये 2 और ये नंबर 4 यहाँ पर जो हम अब लिखेंगे। तो सुनो हिंदी शब्द, तो ये बात ये है चौथे नंबर पर वो कहता है हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने देखा, इसमें मैंने आपको लिखवाई 4 कंडीशंस जो बहुत ही सिंपल है, उसमें याद करने वाली बातें कुछ नहीं है। बस एक बात जो आपको मोटी से ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब भी हम किसी शब्द की संधि करेंगे या उसका योग करेंगे तो उन दोनों का ही अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने शब्द लिया था भावार्थ, या हम लेंगे विद्यालय, जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम बच्चों, हम शब्द ले लेते हैं विद्यालय, और जब हम विद्यालय की संधि करते हैं तो यहाँ से आ जाता है विद्या, यहाँ से आ जाता है धन आल्य। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है विद्या का धन होता है, विद्या का भी अर्थ होता है और आल्य का अर्थ होता है घर। तो आप सभी को पता है जब हमने कोई ऐसा शब्द लेंगे तो उसके में जो 2 योग करने हैं या उसकी जब हम संधि करते हैं तो दोनों का ही अर्थ कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो मेन बात संधि की बस यही है। या फिर वो हमसे कहता है कि हिंदी शब्द कोश को छोटा रखना ही हमारा संधि कहलाती है, या फिर नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना संधि कहलाती है। मतलब जब मैं विद्यालय को विद्याधन आल्य में तोड़ता हूँ तो उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं होता, मतलब उसका अर्थ विद्यालय यानी स्कूल ही रहता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो कहने वाली बात इसकी भी यही है। अब बात आती है इसके अगले पॉइंट की तरफ, वो क्या है कि इसके भेद कितने होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है हमारी, उसको भी अब हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो सभी बच्चे नया पॉइंट डालेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है, कितने इसके प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये सभी हम अब कवर कर लेंगे क्योंकि छोड़ना हमें कुछ भी
नहीं है। अगर हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा तो उसमें हमारे 1 से 2 नंबर जाने के चांसेस है। तो जो अगला पॉइंट है वो सभी बच्चे डालेंगे यहाँ पर संधि के भेद। ठीक है बच्चों, तो संधि के भेद कितने होते हैं? तो सभी को पता है संधि के भेद होते हैं 3। जो संधि होती है वो होती है हमारी, संधि के भेद होते हैं या संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 पर आती है स्वर संधि, नंबर 2 पर आती है व्यंजन संधि और नंबर 3 पर आती है विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा मैंने अपना यहाँ पॉइंट लिखवाया संधि के भेद। तो आप सभी को पता है संधि के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। और कुछ हमने इसमें नहीं किया है, बहुत ही आसान बात है, ज्यादा एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं बताई है, इतना बताया है बस। संधि के होते हैं 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो आज हम कंप्लीट करेंगे वो है सबसे पहला भेद है स्वर संधि का। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे डालेंगे स्वर संधि। नंबर 1 पर डालेंगे स्वर संधि। तो इसमें लिखेंगे सभी बच्चे जहां हमारे 11 स्वरों में से किन्हीं 2 स्वरों का मेल हो वह हमारी स्वर संधि कहलाती है। तो कहने वाली बात यह है, जहां भी हम जब भी किसी शब्द की संधि करेंगे उसमें से जो हम आखिरी वाले वर्ण में से देखेंगे कि वो वर्ण हमारा व्यंजन है, और दूसरे वाले जो शब्द की हमने संधि की है उसका पहला वर्ण देखेंगे कि ये हमारा क्या है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आपने देखा शब्द ले लिया था हमने भाव अर्थ, तो आपने देखा ये एक शब्द है। जब मैंने इसकी संधि की तो मैंने आपको बताया इसको तोड़ा मैंने भाव धन अर्थ में। ठीक है बच्चों, भाव अर्थ धन में तोड़ने के बाद आपको पता है कि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है। अगर ऐसे हलंत लगा रहता है तो वो स्वर उसमें से निकल जाता है, अर्थात वो स्वर रहित व्यंजन यानी शुद्ध व्यंजन होता है। यह बात मैंने आपको व्यंजन की क्लास में बताई थी, वर्णमाला की, जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको सारी बातें क्लियर कराई थी। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे पता है इसमें हलंत नहीं है, तो इसमें हमारा ये स्वर सहित व्यंजन है यानी इसके अंदर स्वर छुपा हुआ है। तो इसके अंदर मुझे पता है जब हम भाव आओ आता है, आ की ध्वनि आ रही है तो आ इसमें स्वर है, फिर हम धन का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ से पहला वर्ण है वो आता है ए का। अब मुझे पता है ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो यहाँ पर हमारा बड़े वाले ए का जो वर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी में इसने यही तो बात बताई है कि जहां हमारे 11 स्वरों में से किन्हीं 2 स्वरों का मेल हो, मतलब ये दोनों का मेल हो, वहां हमारी स्वर संधि होती है। मतलब कहने वाली बात यह है स्वर से स्वर संधि ही बनेगी। अगर उसमें व्यंजन संधि एक भी व्यंजन वर्ण आ जाएगा तो हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, स्वर संधि न होकर। अब बात आती है अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? जब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि हमारी कैसे बनती है, क्या क्या इसकी कंडीशंस होती है। तो सभी बच्चे नंबर 2 पर जो पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे हम व्यंजन संधि।
तो व्यंजन संधि में कुछ खास बात नहीं है, इसमें बस एक ही बात रखनी है, अगर हमारा आ जाए एक स्वर धन एक व्यंजन, ठीक है बच्चों, या फिर आ जाए एक व्यंजन धन फिर एक व्यंजन, ठीक है, या फिर आ जाए एक व्यंजन धन एक स्वर, तो ये तीनों ही हमारी बनती है व्यंजन संधि। बस इसमें बात यही है बताने वाली, जो मैंने बहुत ही छोटे रूप में आपको लिख दी है, और डिटेल में हम इसको जब कवर करेंगे जब हम इस व्यंजन संधि के पॉइंट पर आएंगे। तो बताने वाली बात यह है, स्वर के साथ अगर एक व्यंजन आ जाता है तब भी हमारी व्यंजन संधि बनती है, अगर ये दोनों व्यंजन होंगे तब भी व्यंजन संधि, अगर एक व्यंजन और एक स्वर होगा तो भी व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ भी खास बातें नहीं थी इसमें, जो भी बताने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी है। तो करना क्या है, जब वो संधि के भेद पूछता है, ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो हमें आंसर देना है 3, क्योंकि हमें पता है स्वर्ण संधि के भेद या प्रकार होते हैं हमारे 3। कौन कौन सी स्वर संधि होती है? नंबर 1 पर आता है विसर्ग संधि, वो स्वर संधि, नंबर 2 पर व्यंजन संधि और नंबर 3 पर विसर्ग संधि। और व्यंजन स्वर संधि में हमारे क्या बात मैंने आपको कंडीशन लिखवाई है, वो लिखवाई है कि जब भी हमारे 11 स्वरों में से किन्हीं 2 स्वरों का मेल हो या योग हो तो उसको ही हम स्वर संधि कहते हैं, जिससे नया जो वर्ण उत्पन्न होता है वो भी हमारा स्वर ही उत्पन्न होता है। फिर आती है नंबर 2 पर बात आती है व्यंजन संधि की, के व्यंजन संधि में मैंने आपको क्या लिखवाया है? व्यंजन संधि में मैंने आपको लिखवाया है कि जब भी हमारा एक स्वर या एक व्यंजन होगा तो हमारी व्यंजन संधि होगी, अगर दोनों ही व्यंजन होंगे तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी, और अगर एक व्यंजन और एक स्वर होगा तो भी हमारी व्यंजन संधि ही होगी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 पर, जो पॉइंट है वो है हमारा विसर्ग संधि। तो सभी बच्चे मुझको एक बार कमेंट कर कर बताएंगे कि यहाँ तक सभी को समझ में आया है। सभी बच्चे एक बार यस करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ तक आपको बोर्ड पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो इसको नोट करना चाहता है वो नोट कर लेगा। तो फटाक से इसको नोट करेंगे। तो विसर्ग संधि में क्या कंडीशंस है वो भी अब हम देखेंगे। तो इसमें बोला है विसर्ग का, इसको बच्चों में मिटो देता हूँ एक बार, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं। इसमें क्या था, एक स्वर प्लस एक व्यंजन या व्यंजन हो, और यहाँ भी व्यंजन हो, यहाँ पर व्यंजन हो, यहाँ पर स्वर हो, दोनों ये बनती है हमारी व्यंजन संधि। अब बात आती है हमारी विसर्ग संधि पर। इसमें बोलता है, तो बोलता है विसर्ग का, नंबर 1 पॉइंट, विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, नंबर 1 कंडीशन है, और नंबर 2 पर कंडीशन वो कहता है किसी वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन, किसी वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। तो ये दोनों होती है हमारी विसर्ग संधि। तो इसमें कुछ भी नहीं खास बात लिखवाई है, अगर किसी वर्ण का होता है विसर्ग में परिवर्तन तो भी विसर्ग संधि, अगर किसी विसर्ग का परिवर्तन होता है वर्ण में तो भी विसर्ग संधि। तो इसमें हमारे किस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं एक बार हम डालेंगे, उनमें उन पर नजर
क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं है, बहुत ही आसान बात इसमें है। तो जैसे शब्द आता है हमारा, कोई शब्द आ गया, जैसे आ गया निर्धन, ठीक है बच्चों, निर्धन। और जब हम निर्धन का संधि विच्छेद करते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, निर के दार अलंत प्लस धन। अब मुझे निर का मतलब भी पता है नहीं होता है, और धन का होता है मतलब धन, यानी धन, खजाना, मूल्य सब एक ही बात है। तो इसका नंबर 1 तो संधि हो गई ये, अगर ऑप्शन में ये है तो ये लगाएंगे। फिर नंबर 2 इसका पॉइंट आता है, अगर ऑप्शन में ये है हमारी, ये विसर्ग चिन्ह भी है और ये ऐसे है, तो ये भी हमारा सही है। जब तक ऑप्शन में ये है, दोनों है, तो नीचे वाला, अगर ऊपर वाला है ऊपर वाला, अगर नीचे वाला है तो नीचे वाला। इस तरीके से विसर्ग संधि को भी हम बता सकते हैं। मतलब कहने वाली बात ये है, इसकी पहचान हम इन चिन्ह से कर सकते हैं। तो सभी बच्चे, करना इनमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है संधि का। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने संधि के तीनों भेदों को देखा, कौन कौन से थे। नंबर 1 पर आते हैं स्वर संधि, नंबर 2 पर व्यंजन संधि, नंबर 3 पर विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कैसे पहचान करेंगे, इसकी कंडीशन नंबर 1 है, विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन या फिर किसी वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन, दोनों ही हमारे संधि कहलाते हैं। फिर मैंने जैसे हमने कोई वर्ण ले लिया निर्धन, जब मैं निर्धन का संधि विच्छेद करता हूं तो आता है निर प्लस धन, मतलब निर और धन, मतलब निर का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी उसके पास कोई धन नहीं है, जो कि बहुत गरीब है। तो कहने वाली बात यह है, बहुत ही आसान टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आएगा और हमें आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो सभी बच्चों को मन लगा के टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 इसमें क्वेश्चन हमारे से पूछता है, जो कि आने अनिवार्य है हर पेपर में ही, चाहे वो कहीं का ही पेपर हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो या फिर यूपी कांस्टेबल का हो, दोनों में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की सेवा का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे हम स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये सब हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जुनून और जज्बे के साथ इसको हम भी तैयार करते हैं। तो ठीक है, जब तक के लिए मैं आपसे विराम लेता हूँ। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।